आज की कहानी मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है। तारीख है 4 अक्टूबर 2021। यही वो दिन था जब तकरीबन 22 साल का एक नौजवान विकास गिरी अपने घर से निकला और फिर गायब हो गया। घर वालों को वो किसी काम से बाहर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद फिर उसका कोई पता नहीं चला। शाम का वक्त था, घर वाले बहुत परेशान हुए। अपने तौर पर अपने बेटे को इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन नहीं मिला। फोन भी किया, कई बार सारे फोन जो है अनआंसर्ड जा रहे थे। बाद में फोन स्विच ऑफ हो गया तो घर वालों की बेचैनी और बढ़ गई। इसके बाद घर वाले थक हार कर मऊगंज पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा, मेरा नाम इंद्रलाल गिरी है और मेरा बेटा विकास गिरी 4 अक्टूबर से लापता है। हमने अपने बेटे को इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। उन्होंने थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और ये जो लड़का है विकास गिरी, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगी। पुलिस को शुरुआती छानबीन में ये पता चला कि विकास गिरी जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करता था, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ठेकेदार था जो पेड़ लगाने का ठेका लिया करता था, यानी वन विभाग में प्लांटेशन आदि की ठेकेदारी करता था। अब पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि कहीं कोई उसे अपने साथ ले गया हो अगवा करके, या वो कहीं अपनी मर्जी से भाग गया हो, लव अफेयर का मामला हो। तमाम एंगल पर पुलिस जो है वो छानबीन करती रही, लेकिन दिन महीने गुजरते रहे और विकास का कोई पता नहीं चला, ना ही कोई सुराग मिला। अब पुलिस ने भी अपने हाथ पांव ढीले कर दिए थे और घर वाले भी धीरे धीरे परेशान हो रहे थे। लेकिन तकरीबन 4 महीने गुजरने के बाद इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आया, और ये ट्विस्ट जो है अपने आप में बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक था। 4 महीने बाद 5 फरवरी 2022 यानी को लापता युवक के पिता इंद्रलाल गिरी ने मोबाइल से पुलिस को सूचना दी। उसने कहा कि दुधमनिया जंगल में एक नरकंकाल पड़ा है। उसके पास पेंट शर्ट, वॉलेट और आधार कार्ड सहित अन्य कागजात पड़े हैं जो मेरे लड़के विकास गिरी के हैं। हुआ ये कि जंगल में मवेशी चराने जाने वाले कुछ लोगों ने एक लाश देखी और वो लाश जो है वो कई टुकड़ों में बटी हुई थी, अलग अलग हिस्सों में बिखरा हुआ था। और वो लाश जो है देखने के बाद मानवीय कंकाल था, तो लोगों को बड़ा झटका लगा और फिर उन लोगों ने उस लाश के आसपास की चीजें भी देखने की कोशिश की कि और क्या चीज पड़ी है, जिसकी मौत हुई है, ये कौन है। जब लोगों ने अपने तौर पर लाश के आसपास की चीजों को बड़े ध्यान से देखा तो उन्हें वहां से 3 चीजें मिली। एक तो उसके कपड़े मिले, पैंट शर्ट, और दूसरा मिला एक वॉलेट यानी पर्स, और तीसरी चीज जो मिली वो थी आधार कार्ड। आधार कार्ड में इस इंसान का नाम भी लिखा था और साथ ही उसके घर का पता भी लिखा था, और जिस जगह पर यह लाश मिली थी उस जगह को दुधमनिया पहाड़ कहते हैं। दुधमनिया पहाड़ के जंगलों में ये लाश मिली थी, और जब चरवाहे ने ये लाश देखी और फिर आधार कार्ड देखा तो उनको समझ में आ गया कि ये लाश जो है शायद इसी विकास गिरी नाम के नौजवान की होगी, जिसका आधार कार्ड वहां मौके पर पड़ा हुआ है। इनमें से कुछ लोग जो है शायद विकास गिरी को जानते भी थे, क्योंकि विकास का घर जो है जहां पर यह लाश मिली थी वहां से कोई बहुत ज्यादा नहीं बल्कि मुश्किल 3 किलोमीटर के फासले पर था। ऐसे में इन लोगों ने सबसे पहले विकास के घर वालों को ही जानकारी दी और विकास के पिता को बताया कि उन्हें जंगल में कंकाल मिला है और कंकाल के पास से उनके बेटे का आधार कार्ड भी मिला है। आप एक बार आकर देखिए। तो विकास के पिता फिर दौड़ते भागते हुए मौका वारदात पर पहुंचे और उन्होंने आकर देखा और वाकई ये देखकर हैरान रह गए और बहुत दुखी हुए कि एक कंकाल जो है वह जंगल में एक बड़े इलाके में बिखरा हुआ था। उसकी हड्डियां बिखरी हुई थी और उस कंकाल के पास से जो चीजें बरामद हुई थी उसमें वो पैंट, शर्ट, वॉलेट और आधार कार्ड था। आधार कार्ड वाकई विकास गिरी का था और इसके अलावा जो पैंट शर्ट थे उनका भी रंग बदल चुका था, लेकिन फिर भी परिवार के लोग तो पहचान ही लेते हैं। उन्होंने पैंट शर्ट को देखकर और वॉलेट को देखकर ये कंफर्म कर दिया कि ये चीजें जो है विकास की ही है। कंकाल को देखकर तो खैर कंफर्म कर पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था, चाहे वह पिता ही क्यों ना हो। और लेकिन अब तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक एक बात समझ में आ रही थी कि शायद ये कंकाल विकास का ही है। उसकी शायद किसी ने हत्या कर दी है या कोई एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हुई है। फौरन इंद्रलाल गिरी ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के पास पहले ही विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। पुलिस को जब पता चला कि एक कंकाल मिला है, कंकाल के पास से विकास गिरी का आधार कार्ड मिला है, तो पुलिस भी वहां फौरन पहुंची और पुलिस ने उस कंकाल को रिकवर कर लिया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया मौका वारदात पर, और आपको जानकर हैरानी होगी कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जब उन हड्डियों को कलेक्ट किया तो वो हड्डियां जो है 80 टुकड़ों में बटी हुई मिली, यानी 80 अलग अलग हड्डियां मिली, जिनको पुलिस ने एक जगह जमा किया और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया।
ताकि ये पता चल सके कि कितने समय पहले जो है इस शख्स की मौत हुई होगी। इसके अलावा पहचान करने के लिए डीएनए जांच भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि सिर्फ कंकाल मिलने पर उसकी पहचान तो नामुमकिन थी। अगर मान लीजिए कोई लाश जिसका कत्ल 1 या 2 दिन पहले हुआ हो, चेहरा देखकर घर वाले पहचान सकते हैं, लेकिन कंकाल देखकर कोई कैसे पहचाने? लिहाजा डीएनए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो डीएनए सैंपल भी पुलिस ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कलेक्ट किए और विकास गिरी के पिता और माता के डीएनए सैंपल भी पुलिस ने लिए। और जब छानबीन हुई, आगे डीएनए की रिपोर्ट आई, तो ये बात वाकई कंफर्म हो गई कि वो डेड बॉडी जो है, वो कंकाल जो है, वो विकास गिरी का ही था। पुलिस ने अब इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से विकास गायब हुआ, जिस तरह से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया, फिर जिस तरह से जंगल में उसकी लाश मिली, वो सारी चीजें इशारा कर रही थी कि ये महज कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे भी जिस दुधमनिया पहाड़ के जंगलों की बात कही जा रही है, वहां कोई आदमखोर जानवर भटक रहा हो जिसने विकास की जान ले ली होगी, इसकी तो कोई गुंजाइश नहीं थी। और वहां कोई एक्सीडेंट वाली बात भी नहीं थी कि किसी गाड़ी से कोई टक्कर लगी हो, तो ऐसी कोई बात भी नहीं थी। तो फिर ये मामला कत्ल का ही लग रहा था और पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके छानबीन शुरू की और घर वालों से पूछताछ भी शुरू हुई। अब तक जो घर वाले इस मामले को गुमशुदगी का मामला मानकर चल रहे थे, अब उन्होंने भी अपने दिमाग पर जोर डालना चालू किया। आखिर उनके बेटे की हत्या किसने की होगी, कैसे की होगी? बहुत जोर डालने के बाद उन्होंने कुछ एक लोगों के नाम बताए, जिनके साथ उनके बेटे विकास का बिजनेस को लेकर थोड़ा कंपटीशन चला करता था। अब पुलिस ने ये जो बिजनेस राइवल्स हैं, जिनके बारे में पुलिस पहले भी पता कर चुकी थी, पुलिस ने एक बार फिर से उनके बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद पुलिस को ऐसा कोई भी बिजनेस राइवल्स नहीं मिला जिस पर पुलिस को शक हो। यानी पुलिस की पूछताछ में सारे लोग बेदाग और निर्दोष साबित होते गए। अब इस मामले की जांच आगे बढ़ाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी, क्योंकि एक तो ये मामला पहले तो ब्लाइंड मर्डर का था, पहचान ही नहीं हो रही थी। बाद में चलो पहचान हो गई, लेकिन अब ना तो मर्डर का, ना तो मोटिव का, ना तो दुश्मनी का, ना ही किसी और रंजिश का कोई पता था। तो पुलिस ने अब मुखबिरों की मदद लेने का फैसला किया और मुखबिरों को उन्होंने एक्टिव कर दिया। पुलिस ने उनसे कहा कि जरा इसके बारे में पता लगाओ कि विकास गिरी किससे ज्यादा मिलता जुलता था, लास्ट टाइम किसके साथ दिखाई दिया था, विकास गिरी की जान किसने ली होगी, क्या मामला रहा होगा। साथ ही मृतक के नजदीकी दोस्तों से गोपनीय जानकारी जुटाई। तब कुछ लोगों ने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया। साथ ही घूम फिर कर हत्या का आरोप यूनुस अंसारी के घर वालों पर जा रहा था। आगे और मुखबिरों से जब लोगों से बातचीत हुई, तो मुखबिरों ने शक की सुई जो है एक इंसान की तरफ ही जा रही थी, जिसका नाम था यूनुस अंसारी। ये यूनुस अंसारी बेसिकली विकास गिरी का ही बिजनेस पार्टनर था, जो विकास से उम्र में तकरीबन 10 साल बड़ा था। लेकिन विकास के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी और यूनुस और विकास ये दोनों मिलकर वन विभाग के प्लांटेशन के ठेके लिया करते थे। दोनों बिजनेस पार्टनर थे, तो दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। ऐसे में यूनुस अंसारी पर शक करना वो अपने आप में बहुत अजीब बात थी। और घर वाले भी इसलिए हैरान थे क्योंकि विकास की मौत के बाद से यूनुस और उसके परिवार के लोग भी कई बार मातमपुरसी कर चुके थे, कई बार अपने दुख का इजहार कर चुके थे। लेकिन मुखबिर ये शक जता रहे थे कि इस कत्ल के पीछे यूनुस अंसारी का हाथ हो सकता है। पुलिस को ये बातें बता रहे थे। पुलिस को इसी क्रम में छानबीन के क्रम में एक बड़ी अजीब सी बात और पता चली, जिसने पुलिस का शक यूनुस के ऊपर और गहरा कर दिया। ये बात ये थी कि दुधमनिया पहाड़ का जो इलाका है, जहां पर ये डेड बॉडी मिली थी, उस तरफ जाने का जो रास्ता है, उसी रास्ते पर यूनुस अंसारी का भी घर है। और पिछले कई महीनों से जब भी रीवा के लोग और खासकर ये जो के आसपास के लोग उस दुधमनिया पहाड़ की ओर जाते थे या जाने की कोशिश करते थे, तो यूनुस अंसारी और उसके परिवार के तमाम लोग इन लोगों को मना करते थे कि जंगल में मत जाओ, वहां खतरा है, वहां दिक्कत है, वहां जानवर है, वहां हादसे होते हैं। इस तरह की तमाम बातें कहकर जो है वह लोगों को डराया करते थे। और लोगों को कुल मिलाकर अंसारी और उसका परिवार जो है वह जंगल में जाने से मना किया करता था। ये बात लोगों ने पहले तो रियलाइज नहीं की थी, लेकिन जब ये डेड बॉडी मिली तो लोगों को वो बातें याद आने लगी कि हाँ, उन्हें यूनुस ने और उसके घर वालों ने कई बार दुधमनिया पहाड़ की तरफ जाने से रोका है। लेकिन जब ये डेड बॉडी मिली तो लोगों को वो बातें याद आने लगी कि हाँ, उन्हें यूनुस ने और उसके घर वालों ने कई बार दुधमनिया पहाड़ की तरफ जाने से रोका है। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगा कि शायद दाल में कुछ काला है, अदरवाइज ये लोगों को क्यों जंगल की तरफ जाने से रोकेंगे। वहां के लोगों का जंगल से आना जाना और जंगल से बड़ा नजदीकी रिश्ता है, तमाम चीजें जंगल से मिलती हैं।
लेकिन ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को लगने लगा कि शायद इस मामले में मुखबिर जो बता रहे हैं यूनुस के बारे में वो बात सही हो। अब पुलिस ने यूनुस अंसारी को बुलाया और कम से कम 20 से 25 ऐसे सवाल तैयार किए जो यूनुस अंसारी से इस सिलसिले में पूछे जाने थे। यूनुस ने पहले इधर उधर की बातें सुनाई, लेकिन जब पुलिस ने उसको सवालों के सामने रखा तो उसके चेहरे का रंग उतर गया और फाइनली उसने ये कबूल कर लिया कि अब से कोई 4 महीने पहले उसी ने अपने बहनोई के साथ मिलकर विकास गिरी की हत्या की थी। जी हाँ, वो बिजनेस पार्टनर जिस पर विकास हद से ज्यादा भरोसा करता था, उसी बिजनेस पार्टनर ने अपने पार्टनर की विकास की हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों हत्या की और कैसे हत्या की, तो इसका जवाब अब यूनुस को देना था। बयान के बाद आईपीसी धारा 302, 201, 34 का प्रकरण दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूरे हत्याकांड की कहानी पूछी। तब यूनुस ने 3 अक्टूबर 2021 का पूरा घटनाक्रम बताया। यूनुस से जब पूछताछ हुई तो उसने ये बताया कि विकास गिरी का उसके घर आना जाना था। शाम 6 बजे विकास गिरी मेरे घर देसी अंडा लेने आया। कुछ देर बाद अंडा लेकर अपने घर चला गया। इसी बीच हम और जीजा सिरताज अंसारी जंगल घूमने चले गए। घर में बाकी लोग थे। रात 8 बजे एक बार फिर विकास गिरी मेरे घर आया। वह मेरी बड़ी बहन यानी सिरताज अंसारी की पत्नी से गलत हरकत कर रहा था। घर आए तो उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मेरी 3 बहनें हैं और इन 3 बहनों में से एक बहन के ऊपर विकास की बुरी नजर थी और विकास जो है वो उस बहन के साथ बदतमीजी किया करता था। बहनों से जानकारी ली तो घर वालों ने बताया कि विकास गिरी छेड़ रहा था। तभी मृतक हम लोगों को देख भागने लगा। इसके बाद मैंने और जीजा ने उसका पीछा किया। जीजा ने पीछे से एक डंडा मारा तो वह मर गया। तब हम दोनों ने मिलकर विकास गिरी के हाथ व पैर रस्सी से बांध दिए। लाश मृतक के परिजनों को न मिले ऐसे में 2 किलोमीटर अंदर जंगल में जाकर छुपा दिए। धीरे धीरे लाश डिकम्पोज हो गई। कई माह बाद जंगली जानवर लाश को खा गए, जिससे पूरी बॉडी हड्डी के रूप में बिखर गई। पूछताछ में ये तो पता चला कि यूनुस अंसारी ने जीजा सिरताज मोहम्मद के साथ मिलकर विकास को रास्ते से हटाने की साजिश रची। जंगल में इन्होंने वो लाश फेंक दी, जिसके बाद वो लाश जंगलों में पड़ी रही, सड़ती रही। किसी को दूर दूर तक उसके बारे में कोई अंदाजा, कोई गुमान नहीं था। और इस तरह से वक्त गुजरता गया और गुमशुदगी का मामला एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन 4 महीने बाद जब अंसारी परिवार के मना करने और रोकने टोकने के बावजूद कुछ लोग दुधमनिया पहाड़ की तरफ आगे चले गए और उन्होंने जाकर कंकाल देखा और वहां आधार कार्ड और दूसरी चीजें देखी, तो विकास की मौत के बारे में लोगों को पता चला। और तब उसके बाद कैसे तफ्तीश हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। लेकिन ये तो यूनुस अंसारी का कबूलनामा था और उसका पक्ष था। अगर पुलिस की तफ्तीश की बात करें तो पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि विकास गिरी का यूनुस अंसारी की एक बहन के साथ मित्रता थी, दोस्ती थी, या आप उसे अफेयर कह लें। जो कह ले घनिष्ठता थी तो ये कोई एक तरफा मामला नहीं था, बल्कि बहन के साथ उसकी नज़दीकी थी। और इसी नज़दीकी की वजह से विकास को यूनुस और उसके परिवार के लोग रास्ते से हटाना चाहते थे और उन्होंने ये तय किया कि वो विकास की हत्या कर देंगे। तो कुल मिलाकर अपने बहन के प्रेमी की हत्या करने की उन्होंने साजिश रची और उसी साजिश के तहत उन्होंने विकास की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में यूनुस अंसारी ने पुलिस को एक तरफा मामला बताया। विकास गिरी ही बुरा इंसान था, उसकी मेरे बहन बुरी नजर थी, उसने ऐसा कहा था। अपनी बहन की इज्जत खराब ना हो इसीलिए उसने शादीशुदा बहन के साथ विकास का अफेयर की बात को छुपाया। उसको हम गलत भी नहीं बोल सकते। पुलिस को यूनुस अंसारी से बहुत पहले पूछताछ करनी चाहिए थी और ऐसी पूछताछ करनी चाहिए थी जिससे मामले का खुलासा होता। जिनसे पुलिस ने इतने दिनों के बाद पूछताछ की और जिन मुखबिरों से पुलिस ने इतने दिनों के बाद इनपुट लिए, अगर उन्हें मुखबिरों से पुलिस ने पहले पूछा होता तो शायद इस कहानी का खुलासा हो गया होता। लेकिन पुलिस ने डिले किया, जिसकी वजह से इस मामले का खुलासा भी देर से हुआ, जिस वजह से लाश धीरे धीरे डिकम्पोज हो गई और जंगली जानवरों द्वारा खा ली गई, जिससे केवल हड्डियां बची रह गईं। पुलिस ने यूनुस और सिरताज को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ आईपीसी धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाने और 34 साझा इरादे के तहत मामला दर्ज किया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने यह भी पाया कि विकास और यूनुस की बहन के बीच की नजदीकी एक तरफा नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच अफेयर था। यह जानकारी यूनुस और उसके परिवार को नागवार गुजरी और उन्होंने इसे खत्म करने के लिए हत्या की योजना बनाई। इस पूरी घटना ने रीवा शहर को हिलाकर रख दिया। लोगों ने महसूस किया कि व्यक्तिगत रंजिशें और सामाजिक दबाव कितनी गंभीर घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। यह कहानी एक दुखद उदाहरण है कि कैसे गलतफहमियां और नफरत किसी की जान ले सकती हैं। अंततः
पुलिस की मेहनत और मुखबिरों की मदद से सच्चाई सामने आई और दोषियों को सजा मिली। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि चाहे जितनी भी कोशिश कर ली जाए, सच्चाई छिप नहीं सकती और न्याय हमेशा अपने रास्ते पर आता है। अगर यूनुस और सिरताज पर लगे आरोप अदालत में साबित हो जाते हैं तो उन्हें भारतीय दंड संहिता के तहत कठोर सजा मिल सकती है, जिसमें संभावित रूप से मृत्युदंड या आजीवन कारावास भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सबूत मिटाने और साझा इरादे के तहत भी उन्हें सजा भुगतनी पड़ सकती है। फैसला अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों और तर्कों पर निर्भर करेगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि यूनुस और सिरताज ने विकास गिरी की हत्या की और सबूत मिटाने की कोशिश की। दोष सिद्ध होने पर उन्हें उपरोक्त धाराओं के तहत सजा दी जाएगी।